एक अकेला ऊंट और हमारा पूरा प्लैनेट, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी विशाल पहेली को सुलझाने वाले हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की दुनिया में। तो सवाल यही है, एक तरफ रेगिस्तान की तपती धूप में खड़ा एक ऊंट है और दूसरी तरफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जैसी एक बहुत बड़ी प्लैनेट साइज प्रॉब्लम। क्या इन दोनों के बीच सच में कोई लिंक है या ये बस कहने की बात है? जवाब है हाँ, इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें इकोलॉजी की दुनिया में उतरना होगा, परत दर परत। तो चलिए सबसे छोटे लेवल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे खुलती है। तो इकोलॉजी की कहानी की शुरुआत होती है सबसे बेसिक लेवल से, एक अकेले जीव से और फिर उसके पूरे ग्रुप से। सबसे पहले चलिए जूम इन करते हैं बिल्कुल माइक्रो लेवल पर। इसे कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक जीव, जैसे कि हमारा ऊंट, अपने मुश्किल माहौल में आखिर जिंदा कैसे रहता है। अब जरा इस ऊंट की कल्पना कीजिए, वो कैसे इतनी भीषण गर्मी और पानी की कमी झेलता है। उसकी लंबी पलकें जो रेत को रोकती हैं, उसका कूबड़ जिसमें एनर्जी के लिए फैट स्टोर होता है, ये सब उसके अडैप्टेशंस हैं। यही है ऑटोइकोलॉजी इन एक्शन। तो सवाल उठता है कि एक अकेले ऊंट के बारे में इतना सब जानने से क्या होगा? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जब क्लाइमेट बदलता है तो कोई प्रजाति उस बदलाव को झेल पाएगी या नहीं। जवाब यहीं से मिलने शुरू होते हैं। ओके, तो एक अकेले ऊंट की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन जाहिर है प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं होता, ऊंट झुंड में रहते हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और एक ऊंट से उसके पूरे झुंड पर फोकस करते हैं। और यहीं हम आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी पर। अब हमारा फोकस किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं, बल्कि एक ही प्रजाति के पूरे ग्रुप यानी उसकी आबादी पर है। ये आबादी वक्त के साथ कैसे बढ़ती है, घटती है, बस यही इसकी कहानी है। तो साइंटिस्ट किसी आबादी की नब्ज कैसे पकड़ते हैं? वो कुछ खास चीजों पर नजर रखते हैं, जैसे कि कुल कितने सदस्य हैं, कितने नए जन्म हो रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं, और ओवरऑल ये ग्रुप बढ़ रहा है या घट रहा है। और ये सब जानना सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है। यही सिद्धांत हमें टाइगर जैसे लुप्तप्राय जानवरों को बचाने में मदद करते हैं। और तो और ये हमें हमारी अपनी इंसानी आबादी के ट्रेंड्स को समझने में भी मदद करते हैं। ऑलराइट, अब तक हम एक ही प्रजाति की बात कर रहे थे, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा जब अलग अलग प्रजातियां एक साथ आती हैं। अब पिक्चर और बड़ी होने वाली है। इसे कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। अब सोचिए, हम सिर्फ ऊंटों के झुंड को नहीं देख रहे हैं, अब हम उनके पड़ोसियों को भी देख रहे हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी, बिच्छू, कैक्टस, सब ये एक हलचल भरे शहर जैसा है जहां सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ना, ये किसी ड्रामा से कम नहीं है। कभी खाने पीने को लेके कंपटीशन होता है, कभी शिकारी और शिकार का खतरनाक खेल चलता है, तो कभी कभी ऐसी दोस्ती भी होती है जहां दोनों को फायदा हो रहा हो। रिश्तों का यही जो जाल है, असल में यही तो बायोडाइवर्सिटी की जान है। इससे हमें समझ आता है कि कुछ इकोसिस्टम इतने स्थिर क्यों हैं और कैसे कोई एक बाहरी प्रजाति आकर सारा खेल बिगाड़ सकती है। ओके, हमने जीवित चीजों की तो बात कर ली, लेकिन ये सब हवा में तो नहीं रहते, राइट? अब इस पिक्चर में नॉन लिविंग चीजों को भी जोड़ते हैं, यानी पानी, मिट्टी, धूप, ये सब कुछ। और जब लिविंग और नॉन लिविंग चीजें एक साथ इंटरैक्ट करती हैं तो बनता है एक इकोसिस्टम। इसे एक घर की तरह समझिए, जिसमें रहने वाले लोग यानी बायोटिक फैक्टर्स और घर की दीवारें, पानी, हवा यानी एबायोटिक फैक्टर्स सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एनर्जी का फ्लो, और यहां एक नियम काम करता है, द 10% रूल। सोचिए, पौधों ने सूरज से 100% एनर्जी ली, पर जब कोई जानवर उसे खाता है तो उसे सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है। बाकी 90% वो गर्मी बनकर उड़ जाती है। ये नेचर का एक तरह का एनर्जी टैक्स है जो हर लेवल पर कटता है। और ऐसे इकोसिस्टम, ये हर जगह है। जरा सोचिए, हमारे हरे भरे जंगलों से लेकर गहरे महासागरों तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फीले टुंड्रा तक, धरती का कोना कोना एक अलग और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। जंगल और महासागर हमारे प्लैनेट के नेचुरल एसी या थर्मोस्टैट की तरह है, जो क्लाइमेट को कंट्रोल में रखते हैं। राइट, अब वक्त है फाइनल जूम आउट का, सबसे बड़ी पिक्चर देखने का।
अब हम एक जंगल या एक महासागर की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्लेनेट को एक सिंगल सिस्टम की तरह देखेंगे। ये है लैंडस्केप और ग्लोबल इकोलॉजी का लेवल। लैंडस्केप इकोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत सारे इकोसिस्टम एक बड़े एरिया में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और ग्लोबल इकोलॉजी, वेल, वो तो पूरे बायोस्फीयर मतलब पूरी धरती पर जीवन को एक साथ स्टडी करती है। और इस लेवल पे आके हम प्लैनेट साइज प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे कि जंगलों के कटने से जानवरों के रास्ते कैसे टूट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल पैटर्न क्या है, और वो सारे साइकिल्स जो पूरे ग्रह पर जीवन को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर, वो अकेला ऊंट और ग्लोबल क्लाइमेट। अब कनेक्शन समझ में आ रहा है? उस ऊंट का गर्मी सहना, पास के जंगल की सेहत और पूरे ग्रह का क्लाइमेट, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर लेवल, एक अकेले जीव से लेकर पूरा प्लैनेट एक ही धागे में बंधा है, तो फिर इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, बदलाव लाने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है? क्या वो हमारे पर्सनल एक्शन है, हमारी कम्युनिटी है, या फिर ग्लोबल पॉलिसी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।